बच्चों पेज नंबर 2.97 पर क्वेश्चन नंबर 83 इस समय आपके स्क्रीन पर भी है। देखिए, ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। सी इनका एक क्या था बच्चों, मैनेजर था, और हम इसको अब क्या बना रहे हैं, अपना पार्टनर बना रहे हैं। बच्चों बात समझ में आ रही है? हम क्या करने जा रहे हैं, सी जो कि हमारा पहले क्या था, मैनेजर था, अब इसको क्या बनाने जा रहे हैं, अपना पार्टनर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कब से बनाने जा रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 से। और कितना प्रॉफिट देंगे इसको हम, जो हम पार्टनर बनाएंगे, हम इसको कितने शेयर के लिए बना रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए बना रहे हैं। सी एज अ मैनेजर, सी को हम क्या देते थे अभी तक, सैलरी देते थे 27,000 पर एनम, कमीशन देते थे 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। सी को एज अ मैनेजर, सी एज अ मैनेजर बच्चों क्या ले रहा था बताओ तो, बोलो सैलरी कितनी, सी को आप सैलरी देते थे 27,000 पर एनम, साथ में आप इसको कमीशन देते थे, कितनी देते थे, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। अब आगे पर बोल रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ द डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच हैज बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू टू बी द मैनेजर विल बी बोर्न बाय ए। बात समझ में आई बच्चों? सी को आप एज अ मैनेजर क्या देंगे, सैलरी और कमीशन। और आगे यहां पर बोल रहा है कि डीड के अनुसार सी का जो भी एज अ पार्टनर एक्सेस अमाउंट बनेगा ओवर द मैनेजर, जितना उसको एज अ मैनेजर मिलता था उससे ज्यादा जितना भी उसको एज अ पार्टनर मिलेगा वो कौन देगा बच्चों बताओ, बॉर्न बाय ए। ठीक है, और प्रॉफिट हमारे पास कितना है फर्म का, 2,25,000। हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बच्चों प्रॉफिट कितना है हमारे पास, सी एज अ पार्टनर, बताओ बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन तो ऊपर चला गया। सी एज अ पार्टनर, सी को एज अ पार्टनर क्या देने वाले हैं आप, 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। और प्रॉफिट कितना था आपके पास बताओ तो जरा, पीछे भी क्वेश्चन आपने पढ़ा था 25,000। तो बेटा सी को एज अ पार्टनर कितना मिलेगा, कितना आ रहा है 56,250, जरा चेक करना यही आ रहा है क्या? यस सर यही आ रहा है। अब ये देखो कि सी को, अब हम ये भी देख लें कि एज अ मैनेजर कितना है, क्योंकि दोनों के बीच में ही तो कंपैरिजन करना है। सी को एज अ मैनेजर क्या देने वाले हो आप, सैलरी कितनी, सैलरी 27,000 प्लस और क्या देने वाले हो, कमीशन कितनी बच्चों, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी बोला एंड कमीशन। तो प्रॉफिट कितना है 2,25,000 आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी, कितना बन जाएगा 27,000 माइनस कर देंगे तो आ गया आफ्टर चार्जिंग सैलरी हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 1,98,000 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, कितना बन गया बच्चों 18,000। तो एज अ मैनेजर यदि ये होता तो मैनेजर के रूप में कितना पैसा मिलता है इसको बताओ बच्चों, 45। और पार्टनर के रूप में कितना पैसा मिल रहा है इसको 56,250। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि एज अ पार्टनर उसको जितना भी एक्स्ट्रा मिलेगा ओवर द मैनेजर वो कौन देगा, ए। बताओ बच्चों कितना देगा ए, एज अ पार्टनर मिल रहा है 56,250, ओवर द मैनेजर मिल रहा है कितना 45,000 से एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 11,250 कौन देगा इसको, ए देगा। बात समझ गए? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में, हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पर हमारे सामने हमें जो दिया गया है प्रॉफिट कितना है 2,25,000। अच्छा ये बताओ बच्चों सी को कितना पैसा देने वाले हो, मैं तो भूल गया, आपको याद है कितना पैसा देने वाले हो सी को आप? सर 56,250। 56,250 सभी बच्चों को याद है ना, ये रहा
सी को अब पार्टनर बन गया तो ये मिलेगा 56,250, परंतु एज द कंडीशन इस 56,250 में से ए कितना देगा 11,250, तो बाकी कितना बचा 45,000। ये कौन दे रहा है बच्चों बताओ? ये फर्म दे रही है। अब सुनो, यहां पर ये हमारा प्रॉफिट है, उसमें से उसको हम डिवाइड करेंगे ए बी और सी में। फर्म कितना दे रही है 45, ठीक। अब ये बताओ डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी के लिए कितना बचेगा बच्चों आपके पास? 225 माइनस 45 कितना बचेगा सर 1,80,000। 45 आपने दे दिया सी को, तो ए और बी के लिए कितना बच गया 1,80,000 सर 1,80,000 इसको हम क्या करेंगे ए और बी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में 3:2 में 3:2, 3/5 और 2/5, 36 3 जा 1,08,000, 36 2 जा 72,000। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? अब गारंटी फुलफिल कर दो। प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फर्म दे रही है 45, वो ले लिया। अब सी को मिलेगा कितना फ्रॉम ए 11,250, ए दे रहा है किसको टू सी कितना 11,250। कर दो बच्चों, ये आ गया 750 माइनस कर देंगे 2 6 तो 1,96,750। बी का आ जाएगा 72,000 और सी का मिल गया 56,250। ओवर बच्चों। सर हाँ जी, सर इसमें सैलरी और कमीशन अलग अलग से नहीं दिखाना होगा, इसी में इंक्लूड हो जाएगा? टोटल उसको ये चाहिए नहीं। अब तो वो पार्टनर है ना, तो अब तो हम उसे सैलरी और कमीशन दे ही नहीं रहे। अब तो वो क्या है हमारा पार्टनर। पार्टनर है। अब तो सीधा सीधा उसको 56,250 मिलेगा, है ना? यस सर। अब तो हम ये दे ही नहीं रहे, ये तो बस एक पार्ट रह गया उसका। ओके सर। गुडविल वाला चैप्टर बच्चे अपने आप में या तो 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, कई बार 3 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका रोल अपने आप में अलग दूसरे चैप्टर्स में ज्यादा है, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर्स में हर चैप्टर में इससे आगे हर चैप्टर में यूज होगा गुडविल। तो फिलहाल हम इस चैप्टर में सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तक लगता था ना इंटेंजिबल एसेट दिखाई तो देती नहीं है भाई, कैलकुलेट कैसे करें? तो इस चैप्टर में आप गुडविल कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम गुडविल का मीनिंग देख लेते हैं बच्चों। गुडविल के फीचर से बात करते हैं। गुडविल क्या है बच्चों? टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट है? ये तो पता होगा आप लोगों को। इंटेंजिबल एसेट, पहली बात तो ये याद रखना, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। नया चैप्टर है, ध्यान से करते हुए चलना। इट डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसको हम नहीं देख सकते। कई बार 1 मार्कर में पूछा जा सकता है क्या ये फिक्टिशियस एसेट है, इमेजिनरी एसेट है? तो बिल्कुल नहीं, ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ये इमेजिनरी एसेट नहीं है। हम इसे फील कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, क्योंकि अगर फर्म को नॉर्मल फर्म से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो मतलब फर्म की गुडविल है, रेपुटेशन है। इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्राइज। फीचर्स की बात कर रहे हैं बच्चों हम गुडविल के। एक बात बताओ, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को उस ऑर्गेनाइजेशन से अलग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते हम। तो इट डज नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम दैट एंटरप्राइज। It has realization value when business has been sold. इसकी वैल्यू हमें तभी मिलती है गुडविल की जब नॉर्मली आप बिजनेस को सेल करते हैं। और बच्चों एक बात बताओ, क्या गुडविल आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। तो इट हेल्प्स इन अर्निंग द हायर प्रॉफिट। नेक्स्ट, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। गुडविल को हम क्या कहते हैं? एक अट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं, जो कस्टमर को वापस पुरानी जगह पर वापस हमारे बिजनेस की तरफ खींच करके लेके आ रही है, वो गुडविल है। तो गुडविल को क्या कहेंगे बच्चों आप? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को पुरानी जगह पर खींचती है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। ये कई कारणों से बनती है, आपके हिसाब से कैसे? लोकेशनल एडवांटेज। बच्चों जो बिजनेस सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर किसी भी सिटी की लोकेटेड होता है, उसकी गुडविल ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ कि वो लोकल मार्केट में है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिस भी बिजनेस के अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसकी गुडविल ज्यादा होगी। ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मार्केट में रेपुटेशन, ये सब चीजें गुडविल को एनहेंस करने में, गुडविल को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं।
नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब इट डिपेंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गुडविल की वैल्यू एक पर्सन के अनुसार अलग हो सकती है, दूसरे पर्सन के अनुसार अलग हो सकती है। इट्स अ सब्जेक्टिव जजमेंट। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। ठीक है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अपना शेयर छोड़ रहा है, अपना शेयर कम कर रहा है, पहले किसी पार्टनर को 25% शेयर मिलता था प्रॉफिट का, अभी उसको 20% देंगे हम, तो कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है? 5%। तो 5% क्योंकि वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, रिटर्न में उसे कुछ मिलना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, क्या मिलेगा उसको? गुडविल मिलेगी। तो ये हमने देखे बच्चों फीचर्स गुडविल के। नेचर हम बात कर चुके हैं। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। इट इज amortized ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को फॉलो करते हैं बच्चों। 1 मार्कर में ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? AS 26। इंटेंजिबल एसेट प्रेस्क्राइब्स दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। ध्यान रखिएगा, गुडविल को हम अपनी बुक्स में तब तक नहीं दिखाते जब तक कि उसके लिए हमने पेमेंट नहीं की है। गुडविल हम तभी दिखाएंगे अपनी बुक्स में जब हमने उसके लिए पेमेंट की है। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हम खुद से अर्न करते हैं, दैट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम उसे बुक्स में नहीं दिखाएंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि सिर्फ परचेज गुडविल को हम अपनी बुक्स में शो करते हैं, क्योंकि आप जो पेमेंट करेंगे वो सिर्फ परचेज गुडविल के लिए ही होगी। नेक्स्ट, इसके बाद में एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं बच्चों गुडविल की क्या है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि है क्या गुडविल, तो इट्स अ थिंग very easy to describe but very difficult to define. It's the benefit, main definition यहां से, it is the benefit and advantage of good name। बच्चों क्या है ये? अच्छे नाम, अच्छी रेपुटेशन, अच्छे कनेक्शन से मिलने वाला बेनिफिट है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को पुरानी जगह पर अट्रैक्ट करती है, खींचती है। It is the one thing which distinguishes an old established business from the new business at its first start। ये एक ऐसी चीज है जो नए बिजनेस को पुराने बिजनेस से अलग करती है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों इसको यहां से। गुडविल की डेफिनेशन नोट करिए। मेन चीजें क्या है? इट इज द एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन, कनेक्शंस ऑफ द बिजनेस, अट्रैक्टिव फोर्स दैट ब्रिंग्स द कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, और इट इज थिंग विच डिफरेंस। आगे बात कर रहे थे बच्चों नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल आप कब कैलकुलेट करते हैं? नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। जब पार्टनरशिप फर्म को आप सेल कर रहे हैं एज अ गोइंग कंसर्न तो आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं। When two or more firms are amalgamated, amalgamated मतलब जब दो फर्म्स का मर्जर होता है, आपस में दो फर्म्स मर्ज हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं अमालगमेशन, जुड़ती हैं, तो आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब आप पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करते हैं कंपनी में तो आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। नोट करिए जल्दी से। कहने का मतलब है जब भी पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज आता है, कोई नया पार्टनर आए, कोई पार्टनर जाए, पार्टनर्स का आपस का रेशियो चेंज हो जाए तो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। या पूरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, आप फर्म को सेल कर दें, आप फर्म का मर्जर कर दें, आप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दें तो आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। जल्दी नोट करिए। यस सर, हो गया। सर एक मिनट। ओके
नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल किन चीजों से आपकी बनती है, क्या क्या चीजें हैं जो आपकी गुडविल को इंक्रीज करती हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी गुडविल कम हो जाती है, वो फैक्टर्स हमें देखने हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, बच्चों अगर आपका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, तो इसका मतलब वो आपको हेल्प करेगा ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में, तो जिस वजह से हमारी गुडविल इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या आ गया, एफिशिएंट मैनेजमेंट। दूसरा, अगर हमारा बिजनेस लोकेटेड है फेवरेबल प्लेसेस पर, जहां पर पहुंचना इजी है, रीचेबल है, रिजल्टिंग एंड इंक्रीज कस्टमर, उसकी वजह से आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होता है, वॉक-इन्स आपके ज्यादा आते हैं, देयरफॉर आपकी सेल इंक्रीज हो जाती है और उस वजह से हमारी गुडविल भी ज्यादा होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी फर्म के पास अगर लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सेल और परचेज के लिए गुड्स के, तो आपकी गुडविल हायर रहेगी। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बच्चों नए बिजनेस की गुडविल ज्यादा होती है, पुराने बिजनेस की गुडविल ज्यादा होती है? सर पुराने बिजनेस की। पुराने बिजनेस की, बिल्कुल। बिजनेस एस्टेब्लिश्ड फॉर लॉन्ग आर लाइकली टू हैव एक्सटेंसिव कस्टमर बेस, उनके पास पहले से कस्टमर बेस है, जिस वजह से उनकी सेल्स ज्यादा होती हैं और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, तो इसी वजह से हमारी गुडविल भी हायर रहेगी। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, अगर आपके बिजनेस के पास में कुछ ऐसे पेटेंट हैं कि आप ही यूज कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, कोई और नहीं बना सकता, जैसे आजकल किस केस में हो रहा है, वैक्सीन के केस में हो रहा है, आधार पूना वाला के पास राइट है पेटेंट करा ले, अगर ये पेटेंट करा ले तो कोई और उस वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब इनके पास, जिसके पास भी पेटेंट होगी सिर्फ उसी के पास प्रोडक्शन राइट होगा, ऑब्वियस है फिर उसकी गुडविल ज्यादा रहेगी। Patents are necessary for manufacture or production of certain type of articles. A firm which possesses the necessary patents have the better value of its goodwill. Access to supply, जिस फर्म की टाइम टू टाइम सप्लाई अपनी टाइम से प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होती है। When supply of material are difficult to get, there will be high value of goodwill for a firm who makes the good arrangement for regular supply. Quality is the main factor which affects the goodwill. अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो you will enjoy the goodwill. मार्केट सिचुएशन, आप ऐसी मार्केट में हैं जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो वहां पर उस केस में हायर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई भी, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, तो उस केस में आपकी गुडविल ज्यादा होगी। आप ऐसे बिजनेस में जिसमें ज्यादा रिस्क है, नए नए कॉम्पिटिटर्स वहां पर एडमिट नहीं हो सकते, तो उस केस में भी आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा रहती है। नेचर ऑफ बिजनेस सेम है कि आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जिसमें प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा रहती है, सप्लाई शॉर्ट रहती है, तो वहां पर आपको गुडविल ज्यादा मिलेगी। फास्ट परफॉर्मेंस, आपके बिजनेस का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है कि ईयर टू ईयर उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। इफ द फर्म अर्निंग हायर प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर, they will have a better value of goodwill as compared to the firm earning lesser profit or incurring losses. इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से हमारी गुडविल इफेक्ट होती है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस, गुड कस्टमर रिलेशन, गुड लेबर रिलेशंस। ठीक है, कुछ इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल या टाइप्स ऑफ गुडविल। बच्चों गुडविल हमारी दो तरह की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल किसे कहेंगे हम? परचेज गुडविल वो गुडविल है जो आपने गुडविल एक्वायर की है बाय मेकिंग द पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ काइंड। गुडविल, परचेज गुडविल इज द गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। एज पर AS 26 हम इंटेंजिबल एसेट्स प्रेस्क्राइब दैट परचेज गुडविल मे बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम अपनी बुक्स में कौन सी गुडविल को शो करेंगे? परचेज गुडविल को शो करेंगे। एंड इट विल बी रिटन ऑफ एट द अर्लीस्ट बट विद इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और जैसे जैसे हम इसको यूज करते जाएंगे, मान लीजिए आपने किसी से एसेट एक्वायर किया और बेनिफिट लग रहा है आपको मिलेगा उसका अगले 5 साल तक, तो आप इस अमाउंट ऑफ गुडविल को 5 ईयर्स में राइट ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम अपनी बुक्स में शो नहीं करते बच्चे। ये क्या होती है? गुडविल होती है जो फर्म के खुद के एफर्ट्स के थ्रू जनरेट होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल which is not purchased for a consideration but it is earned by the effort of the management.
It is internally generated goodwill which arises from the number of factors. ये कई कारणों से जनरेट होती है, जैसे कि लोकेशनल एडवांटेज, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एटसेट्रा। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है विच गुडविल इज रिकॉर्डेड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बच्चों कौन सी गुडविल आप बुक्स में शो करेंगे? परचेज गुडविल। और नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर का नाम था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बच्चे गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स हमारे पास क्या हैं? सबसे पहली बात, वैल्यू ऑफ गुडविल इज पर्सनल असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर एंड इज यूजुअली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। इट इज वैल्यूड एज पर द मेथड स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। गुडविल आप कैलकुलेट करेंगे जैसे कि मेथड प्रिस्क्राइब किया गया है आपकी डीड में, ठीक है। गुडविल कैलकुलेट करने के आपके पास में 3 मेथड हैं बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 सब क्लासिफिकेशन है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। और कैपिटलाइजेशन के अंदर भी आगे 2 सब क्लासिफिकेशन है, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे हम शुरू करेंगे। अभी आपको सिखाएंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जानी है। नोट करिए। यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि सबसे पहले हमने ये कहा था कि ये पर्सनल असेसमेंट होता है वैल्यूअर का, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जहां पर बायर और सेलर एग्रीड हैं एक्स्ट्रा पेमेंट लेने के लिए, वो एक्स्ट्रा पेमेंट गुडविल कहलाती है। एक बात बताओ बच्चों, आप सामने किस, मान लो आप हैं मिस्टर राम किसी मिस्टर श्याम का बिजनेस परचेज करने के लिए जा रहे हैं। अब श्याम का जब ये बिजनेस परचेज करने के लिए गए तो श्याम के पास पूरे बिजनेस में एसेट्स तो हैं 10 लाख रुपीस की और लायबिलिटीज हैं 2 लाख रुपीस की। और पेमेंट जो हम शाम को कर रहे हैं, हम जो पेमेंट करेंगे शाम को, पूरा बिजनेस खरीद रहे हो बच्चों, 9 लाख रुपए की कर रहे हैं। अब आपको कुछ समझ में आया कि राम क्या कर रहा है? श्याम का बिजनेस खरीदने के लिए जा रहा है। श्याम का पूरा जब बिजनेस खरीदेगा तो उसके एसेट्स भी आपके, उसकी लायबिलिटीज भी आपकी। एसेट्स कितने हैं बच्चों? 10 लाख के। लायबिलिटीज कितनी है? 2 लाख रुपए तो आपको उसकी पेमेंट करनी है लायबिलिटीज की, और 9 लाख रुपए आपको श्याम को देने हैं। तो कुल पेमेंट आप कितनी कर रहे हो श्याम के एसेट्स के लिए? बताएंगे। 2 लाख उसकी लायबिलिटीज के लिए पेमेंट कर रहे हो और 9 लाख रुपए शाम को दोगे क्योंकि आप उसका बिजनेस खरीद रहे हो। तो कुल मिला के कितनी पेमेंट हुई? 11 लाख। तो आप एसेट्स तो खरीद रहे हो, संपत्ति तो ले रहे हो सामने वाले की 10 लाख रुपए, लेकिन पेमेंट कर रहे हो 11 लाख रुपए की। ये 1 लाख रुपए बच्चों आप किस बात का दे रहे हो इसको बताएंगे? जब आप एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं किसी बिजनेस को परचेज करते समय, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं उसी को गुडविल बोला जाता है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब आइए बच्चों, यहां पर हमारे सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए जरा यहां पर, आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखिएगा, एक बार पढ़ लो बच्चों, सभी ध्यान से पढ़ो। अमृत डेली नीड्स एक्वायर कर रहा है बिजनेस किसका? श्री शिवम का, फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज। बच्चों अमृत बिजनेस परचेज कर रहा है शिवम का, और कितना पैसा शिवम को देगा? ये 5 लाख रुपीज की पेमेंट शिवम को करेगा बाय चेक। कितने एसेट्स आपने लिए टोटल बच्चों बताओ जरा? 7, 8, 9 लाख, 10,000 के एसेट्स लिए आपने शिवम के। लायबिलिटीज कितनी है शिवम की बताओ जरा? फिर 75 और 15, 90, 1,10,000, 6,10,000। एसेट्स कितने लिए बच्चों बताओ? बोलो बोलो बोलो। 9,10,000 की। और जो कुल पेमेंट आप कर रहे हैं शिवम को, कितने की कर रहे हैं? उसकी लायबिलिटीज की कितनी पेमेंट कर रहे हैं बच्चों? 6,10,000। और शिवम को कितना पैसा दे रहे हो आप?
शिवम को दे रहे हैं आप 5 5 लाख। लाख। तो कुल मिला के कितनी पेमेंट कर रहे हैं आप शिवम को? 11,10,000 की। एसेट्स लिए 9,10,000 के, पेमेंट की कुल 11,10,000। कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं आप? 2 लाख रुपीज। तो बच्चों ये 2 लाख रुपए किस चीज के हो गए बताओ? गुडविल। गुडविल के, बिल्कुल। अब जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला बच्चों। अब जर्नल एंट्री आती है बनानी? बेटा भूल गए, क्लास 11 में पढ़ा था। आप एसेट ले रहे हैं तो क्या होगा? एसेट डेबिट या क्रेडिट? एसेट्स डेबिट। डेबिट हो गया 10,000 का, 750 का, 150 का, ये तीनों एसेट्स डेबिट हो गए कुल मिलाकर के 9,10,000 के। जब सामने वाले की लाइबिलिटीज आपके पास आएंगी तो लाइबिलिटी आपकी ही बन गई है, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। कुल मिलाकर के कितनी है लाइबिलिटीज? 6,10,000 की। आपने शिवम को कितना पेमेंट करना है? शिवम भी हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई या नहीं? क्योंकि ये पैसा हमने किसको देना है? शिवम को। कितना पैसा देना है? 5 लाख रुपीज। तो कुल कितनी पेमेंट कर रहे हैं? क्रेडिट में टोटल कितना? 11,10,000। डेबिट में टोटल कितना? 9,10,000। डेबिट में शॉर्टेज कितनी बोलो बच्चों? 2 लाख की। इसे हम क्या लिख देंगे? देखो बैलेंसिंग फिगर, बचा हुआ अमाउंट है, निकला है 2 लाख रुपए। जो एक्स्ट्रा आप पेमेंट कर रहे हैं उसको क्या लिखा हमने लास्ट में? गुडविल। बात समझ गए बच्चों? सर आप एक और एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। एसेट्स हैं ये तीनों। एसेट्स डेबिट होंगे या क्रेडिट बेटा? डेबिट। फर्नीचर, इन्वेंट्री और डेटर, ये तीनों एसेट्स डेबिट हो गए। तीनों एसेट्स का टोटल 9,10,000 रुपए। लाइबिलिटीज कितनी है आपके पास? क्रेडिटर, सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुल मिलाकर के कितना पैसा गया इनमें? 6,10,000। ये समझ में आ गया? ये दो चीजें समझ में आई? यस और नो? हमने शिवम को कितना पैसा देना है? 5 लाख रुपीज। तो जो पैसा हमने शिवम को पे करना है वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी। कितना पेमेंट करना है? 5 लाख। ये भी लाइबिलिटी। तो कुल क्रेडिट में कितना अमाउंट है? 11,10,000। और कुल डेबिट में कितना था? 9,10,000। बैलेंसिंग फिगर किधर है बच्चे? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। कितना कम पड़ रहा है? 2 लाख। तो क्या लिख देंगे? गुडविल। पहले भी आप देख चुके थे, जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या? गुडविल। और गुडविल का क्या होता है बच्चों? एसेट या लायबिलिटी? एसेट होती है। तो हम क्या करेंगे? गुडविल को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये एसेट होती है। अब हम बाद में क्या कर रहे हैं? शिवम को पेमेंट कैसे कर रहे हैं? चेक से। कितना पेमेंट करना है बच्चों शिवम को आपने? 5 लाख रुपीज का। जब आप शिवम को पेमेंट करेंगे चेक से तो एंट्री क्या बनेगी? शिवम टू बैंक। जल्दी करिए, कोई डाउट है मुझे बोलिए। कि गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चों अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। ठीक है, आइए चलते हैं। हम शुरू कर रहे हैं बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि आपने प्रॉफिट को एडजस्ट करके नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है। कि अगर स्टेप नंबर 1, इसमें स्टेप नंबर 1 कैसे फाइंड किया जाएगा? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे निकले? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एबनॉर्मल चीजें हटानी पड़ेंगी। बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको गिवन प्रॉफिट है, कोई प्रॉफिट गिवन है और इस प्रॉफिट के अंदर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट शामिल है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इंक्लूडेड है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूडेड है इसमें, तो आपको प्रॉफिट हुआ था बच्चों 10 लाख रुपए का। इस 10 लाख के प्रॉफिट में 2 लाख का प्रॉफिट वो है जो आपको लैंड को सेल करके हुआ था, आपके गुड्स को सेल करके नहीं हुआ था। तो क्या हम उस 2 लाख के प्रॉफिट को प्लस करें या माइनस करें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए? सर माइनस करें। माइनस कर देंगे, हटा देंगे। क्यों हटा रहे हो सर? क्योंकि गुडविल से जो प्रॉफिट होता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल या सारे मिलाकर के प्रॉफिट हो जाएगा?
गुडविल नॉर्मल। सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। आप लैंड बेच रहे हैं, वहां से गेन कमा रहे हैं, वो गुडविल की वजह से नहीं है। तो क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पर गुडविल को फाइंड करना है, इसीलिए गुडविल को कौन सा प्रॉफिट अफेक्ट करता है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उस प्रॉफिट के अंदर जो गिवन प्रॉफिट है उसमें बिजनेस से बाहर की कुछ इधर उधर की चीजें शामिल है, उन्हें हटा दो। तो चलिए सबसे पहले गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आप लेस करेंगे, एबनॉर्मल गेन आप लेस करेंगे। लिखते हुए चलेंगे बच्चों, लेस क्या क्या करना है? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे। इसके अलावा नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम भी आप माइनस करेंगे, ऐसी इनकम जो कभी कभार हो जाती है, नॉन रिकरिंग नेचर की, नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम आप माइनस करेंगे। इसके अलावा बच्चों इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, न्यूमेरिकल शुरू हो चुके हैं बच्चों, यही आपके न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे आगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपने बिजनेस से बाहर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां से कोई इनकम हो रही है, तो क्योंकि ये बिजनेस इनकम नहीं है, इसे हटा दो। गिवन प्रॉफिट से गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट माइनस करेंगे, एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे, नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम माइनस करेंगे, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, और लेस करेंगे बच्चों आप पार्टनर्स की रेम्युनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड, पार्टनर्स की रेम्युनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड, अगर डिडक्ट नहीं की थी तो अब डिडक्ट कर देंगे। और इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर या नॉट डेबिटेड अर्लियर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई खर्चा छूट गया हो, आपने लिखा ना हो, तो अब क्या करो, अब उस एक्सपेंस को माइनस कर दो। सबसे पहले हमें निकालना है बिजनेस का नॉर्मल इनकम, तो हमने क्या किया, वहां से हटा दी है चीजें सारी जो बिजनेस इनकम का पार्ट नहीं है। ऐड करेंगे, उल्टा कर दो बच्चों, मेरे को ध्यान देना बच्चों, मुझे प्रॉफिट हुआ था 12 लाख रुपए का। कितना प्रॉफिट हुआ था बच्चों? 12 लाख रुपए का। और ये प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हो गया था मुझे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर हो गया था 3 लाख रुपए का, उसके बावजूद मुझे 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि ये जो प्रॉफिट है लॉस बाय फायर को डिडक्ट करने के बाद है। तो क्या ये बच्चों नॉर्मल चीज है, ये एबनॉर्मल आइटम है? तो अगर ये लॉस बाय फायर ना हुआ होता तो मेरे बिजनेस से मुझे इनकम कितनी हो रही है, ये बताओ। अगर ये लॉस बाय फायर नहीं हुआ होता तो कितने प्रॉफिट होता मुझे बिजनेस से? 15 लाख। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। इसी तरह से हम ऐड कर देंगे लॉस ऑन, ऊपर का रिवर्स कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और ऐड कर देंगे नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस, और ऐड कर देंगे आप कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, हाँ ये रह गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान देना जरा। आप ट्रेडिंग अकाउंट को सोचो एक मिनट के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते थे किधर होता था ट्रेडिंग अकाउंट? डेबिट में या क्रेडिट में? बोलो बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में होता था, क्रेडिट में? क्रेडिट। क्रेडिट में। और ओपनिंग स्टॉक? डेबिट। डेबिट में। डेबिट को क्या कहते हैं? खर्चों की लिस्ट होती है ना। क्रेडिट को क्या कहते हैं? इनकम्स की लिस्ट होती है। तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक मैंने गलती से ज्यादा दिखा दिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट
ज्यादा आ जाएगा, तो ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, माइनस कर देना चाहिए। तो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो रही है तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा है, तो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारी ओवर वैल्यूड हो रही है, एक मिनट, ओवर वैल्यूएशन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गलत हो गया यहाँ पर, ये लेस करना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया, ज्यादा हमने लिख दिया, तो उससे हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे। इसी तरह से अगर हमारी ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गई, मतलब हमने खर्चे कम दिखाए हैं, खर्चे कम दिखाए हैं तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो ठीक करने के लिए माइनस कर देंगे। और इसका कर दो वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एक मिनट, ठीक तो लिखा था, वो ऐड होगा और यहां पर ये होगा लेस, लेस हो जाएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान देंगे। अगर हमारा स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है हमारे खर्चे, ओवर वैल्यूड होने का मतलब होता है ज्यादा हो गए। बच्चों अगर खर्चे ज्यादा हो गए तो प्रॉफिट कम है, तो कैसे ठीक करें, ऐड करके। इसी तरह से अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब इन अंडर वैल्यूड का मतलब है कम दिखा रहे हैं, तो आपने इनकम कम दिखाई है तो हमारा प्रॉफिट कम है, ठीक करने के लिए ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आई, यस और नो बोलो। कोई नहीं बोल रहा, किसी को नहीं आई है, आगे। सर हाँ जी, सर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक में अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो हम एक्सपेंसेस कम नहीं करेंगे? हाँ, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हमारे, हमें प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो प्रॉफिट को कैसे ठीक करें ये बताओ। प्रॉफिट पर इफेक्ट देखना है हर चीज का, ओके सर। है ना। अब आया समझ में, मैं फिर से बता रहा हूँ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा खर्चे का आइटम है, खर्चे हमने ज्यादा दिखा दिए, खर्चे ज्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट, खर्चे ज्यादा दिखाएंगे कम हो तो जाएगा। हो जाएगा, तो ठीक करने के लिए क्या करें, ऐड Add. करें, ठीक है, करिए। इसी तरह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाएंगे, ये इनकम साइड है, इनकम आपने कम दिखाई है, और जब इनकम आपने कम दिखाई है तो प्रॉफिट हमें कम मिलेगा, तो ठीक करने के लिए ये भी ऐड। इसका ये हो गया वाइस वर्सा। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। जो डिफरेंस होता है वो ऐड करते हैं। हाँ, जितना आपने ज्यादा दिखाया है, था 10,000 हमने दिखा दिया 11,000, तो कितना प्रॉफिट पर फर्क पड़ा एक्स्ट्रा, 1000। बस 1,000 शो करेंगे। और बच्चों यहाँ पर एक चीज और रह गई है, वो भी बता देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या होगा बच्चों बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से न्यूमेरिकल में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से हमने ट्रीट कर लिया एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब हमने खरीदी कोई बिल्डिंग और हमने कहा दिखा दी उसको, बिल्डिंग क्या होती है बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोलो। सर कैपिटल। मतलब हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एसेट है, लेकिन हमने गलती से उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, मतलब गलती से क्या दिखा दिया, खर्चों की लिस्ट में डाल दिया। बताओ ये ठीक काम है गलत काम है, ये तो गलत है सर ना, गलत है। गलत है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा प्रॉफिट पर, अगर आप एसेट्स को खर्चों में दिखा रहे हो तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। हम अपने एसेट्स को भी खर्चों की लिस्ट में दिखा देंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो कैसे ठीक करें उसको, ऐड करके। और इसका रिवर्स कर दो, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने खर्चों को गलती से दिखा दिया कहां पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चों को गलती से एसेट्स में दिखा दिया, मतलब खर्चे नहीं दिखाए, और खर्चे नहीं दिखाए तो प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो कैसे ठीक करें, माइनस करके। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको निकालना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, आ गया आपके पास ही।
आइए बच्चों, स्टेप नंबर 2, आपने ये जो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड किया, आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है आपको 5 ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना पड़ जाए। तो आपको उसके बाद क्या करना है, सम टोटल करना है ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर गिवन ईयर्स। जितने भी ईयर्स का आपके पास प्रॉफिट है, उन सबका पहले आपने नॉर्मल प्रॉफिट बनाया और सबका क्या कर दिया, सम कर दिया। और बच्चों, जब स्टेप नंबर 2 में आपको फाइंड करना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए बच्चों क्या करोगे बताओ, जो भी सम आया उसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस। ईयर्स। आपके पास 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, पांचों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 5, एवरेज निकल गया। और स्टेप नंबर 3 होगा बच्चों, आपको गुडविल निकालनी होगी। गुडविल कैसे मिलेगी, गुडविल यहां से मिल जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जल्दी से नोट करिए, हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ ईयर परचेज किसे कहते हैं। तो बच्चों, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है कि गुडविल एक्वायर करने के बाद में ये होते हैं इन फ्यूचर में कितने दिन तक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा या सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलेगा आफ्टर चेंज इन ओनरशिप। लिखिए इसको, डेफिनेशन को, नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस नंबर ऑफ ईयर इन फ्यूचर in which firm is likely to earn same amount of profit after change in ownership, same amount of profit after change in ownership due to past efforts। मतलब इसका ये है कि फ्यूचर में आपको ओनरशिप चेंज होने के बाद में कितने दिन तक लगता है कि सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलता रहेगा ड्यू टू पास्ट एफर्ट। अगर मान लीजिए बच्चों कोई बिजनेस चल रहा है अभी तक 20 साल से, ठीक है, और ये इस बिजनेस को सेल कर दें अपना, ये है मिस्टर राम एंड कंपनी, ये अपना बिजनेस बेच देते हैं श्याम एंड कंपनी को, ठीक है, और ओनरशिप चेंज हो गई है। तो इन फ्यूचर श्याम एंड कंपनी को क्या लगता है कि राम एंड कंपनी का नाम यूज करने के कारण इनको लगता है कि हमें 5 साल तक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता रहेगा या सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलता रहेगा जो राम एंड कंपनी को मिल रहा था। ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स हैं फ्यूचर के, जितने दिन तक हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलता रहेगा ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स आफ्टर चेंज इन ओनरशिप, वो हमारा कहलाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये एस्टिमेटेड होते हैं, एक्चुअली तो कोई नहीं बता सकता कि फ्यूचर में कितने दिन तक हमें सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलेगा। तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस ईयर में कितने दिन, फ्यूचर में कितने दिन तक आपको सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलता रहेगा ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स इज नोन एज द नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए बच्चों, यहां पर देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में
हरी एंड कृष्ण पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास 2:1। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि श्याम को हम एडमिट कर रहे हैं पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। गुडविल फर्म की हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। बच्चों नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, कितना है 3। प्रॉफिट आपके पास कितने ईयर्स का है 5 ईयर्स का। 1 2 3 4 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। आगे बढ़िए, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और ये जो 14-15 का प्रॉफिट है इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये जो प्रॉफिट आपको दिया गया है ये आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस है। तो बच्चों एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, प्लस या माइनस? प्लस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है प्रॉफिट घटा दिया था इसने, तो ठीक करने के लिए प्लस कर दो। तो देखो प्रॉफिट आपने लिखा 50,000 सेकेंड ईयर का, 40,000 था इस ईयर का, और ये एबनॉर्मल लॉस है 10,000, तो आपने कहा प्लस कर दो सर। प्लस कर दिया 50,000, 70,000 का प्रॉफिट है, 25,000 का लॉस है, तो बच्चों ये माइनस कर लिया हमने। प्लस कर दिया 50,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट। पांचों प्रॉफिट का सम, 5 ईयर्स के प्रॉफिट का सम कितना आ गया 2 लाख रुपीस। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है, कर लिया आपने। स्टेप नंबर 2 क्या था, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। कैसे, सम टोटल ऑफ गिवन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स है यहाँ पर 5। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास 40,000। और स्टेप नंबर 3 पर पीछे देखो, गुडविल में क्या फॉर्मूला बताया गया था आपको, क्या फॉर्मूला बताया गया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है 40,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना गिवन था आपको 3। तो गुडविल कितनी हो गई 1,20,000। करिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए इसको। तो पढ़ लो इलस्ट्रेशन नंबर 4। एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको करना है और पास्ट एडजस्टमेंट्स करनी है। रमेश परचेज कर रहा है भारत का बिजनेस 1 अप्रैल 2021 को। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल इज वैल्यूड 2 इयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बच्चों 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने कहा था क्वेश्चन में गिवन होता है। अच्छा 1 मार्कर में डेफिनेशन आ सकती है इसकी, नंबर ऑफ ईयर परचेज in future for how many years firm will enjoy the same amount of benefits due to past effort is known as the number of year purchase। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है लास्ट 3 इयर्स का। बच्चों 1 लाख प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का। एबनॉर्मल गेन प्लस या माइनस? माइनस। 90,000 प्रॉफिट। एबनॉर्मल लॉस प्लस करेंगे या माइनस? प्लस। 110 में एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दिया 130 आ गया। नॉन बिजनेस इनकम को प्लस करोगे या माइनस? माइनस। बिजनेस इनकम को माइनस कर देंगे, हटा दो। 85 माइनस 5 आ गया 80,000। अब क्या करो, एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर 1 सबका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 3 लाख। कितने ईयर्स का प्रॉफिट है 3 इयर्स का, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1 लाख। और गुडविल का फॉर्मूला बताया था स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो गुडविल बन गई 2 लाख रुपीस। ये हो गया बच्चों कंप्लीट आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। जल्दी से करो।